दोस्तों हर रोज करीब 1,500 फ्लाइट यूएसए से यूरोप जाती हैं और उनमें से ज्यादातर अटलांटिक ओशियन के ऊपर यही खास तरीके का रूट इस्तेमाल में लेती हैं। ये जहाजों के लिए एक तरह का इनविजिबल हाईवे है जिनमें से सारे जहाज एक दूसरे से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पे ही उड़ते हैं और अगर साइडवेज बात की जाए तो सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला होता है और ऑल्टीट्यूड में दूरी की बात करें तो सिर्फ 1000 फीट होती है, यानी कि तकरीबन 305 मीटर। और इवन आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या तो वीडियोस में तो जरूर देखा होगा कि 2 फ्लाइट्स एक साथ ही फ्लाई कर रही हैं और ऐसा खासकर यूएसए से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स में देखा जाता है जिसमें इसी इनविजिबल हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब पूरा आसमान खाली है तो पायलट सिर्फ इसी खास तरीके के रूट को ही क्यों इस्तेमाल में लेते हैं, वो भी इतने हाई रिस्क में। जहाजों के इस इनविजिबल हाईवे को आज से तकरीबन 100 साल पहले खोजा गया था जब 1920 में वसाबरू ओइशी नामक एक जापानीज मीटरोलॉजिस्ट ने करीब 120 से भी ज्यादा वेदर बलून्स को रिसर्च के लिए हवा में भेजा था। जब उन्होंने नोटिस किया कि आसमान में 30 से 40 हजार के एल्टीट्यूड पर एक इनविजिबल ताकत है जो कि वेदर बलून्स को कंटिन्यूसली ईस्ट की तरफ लेकर जा रहा है। पहले तो दुनिया के लोगों ने इस रिसर्च को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद जापान के साइंटिस्ट के रिसर्च को सभी लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में जब 6 दोस्त अमेरिका की एक स्टेट ऑरिगन गए पिकनिक मनाने, तब उन्हें वहां पर एक बड़ा सा बलून देखने को मिला और वो मजे के लिए उसे घसीटते हुए लेकर आ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। दरअसल इस बलून के अंदर एक बॉम्ब फिट था जो कि हिलने डुलने की वजह से फट गया और 6 के 6 दोस्त मारे गए। यूएसए में और भी कई सारे इसी टाइप के केस दर्ज हुए। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि यूएसए से 10,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन के उस पार जापान ने इन बलून्स को लॉन्च किया था और जापान ने 1-2 नहीं बल्कि 9,000 बॉम्ब बलून्स को लॉन्च किया था, जिनमें से 300 बॉम्ब बलून्स उनके रियल टारगेट यूएसए पर जाकर गिरे थे। दरअसल जापान ने ओइशी के इस रिसर्च का फायदा उठाया और ये बलून्स हवा में तैरते हुए यूएसए जा पहुंचे और तब से लेकर आज तक हवा के इस टनल को जेट स्ट्रीम कहा जाता है और जो कि पूरे साल धरती पर अपने मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ घूमते रहते हैं और इन्हें सदर्न पोल पर भी नोटिस किया जा सकता है और नॉर्दर्न पोल पर भी। ये ट्यूब्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं जिनकी लंबाई तो कई 100 किलोमीटर तक होती है लेकिन चौड़ाई सिर्फ 4 किलोमीटर की और इनकी कोई फिक्स पोजीशन भी नहीं होती जो कि क्रिएट होते हैं पोल और इक्वेटर के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जब इक्वेटर की गर्म हवा पोल्स की तरफ बढ़ती है तो ये स्टीम्स जन्म लेती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जब इक्वेटर की गर्म हवा नॉर्थ पोल पर बढ़ती है तो इन हवाओं को भी साउथ से नॉर्थर्न पोल पर चलना चाहिए, लेकिन ये तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है अर्थ की रोटेशन का, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद ही अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती है। इसीलिए वो इन तेज हवाओं को भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करने के लिए मजबूर कर देती है। तो आइए अब अपनी सबसे बड़े सवाल पर वापिस आते हैं कि आखिर क्यों रोजाना यूएसए से यूरोप जाने वाली 1,500 फ्लाइट्स एक ही पाथ को इस्तेमाल करती हैं। 1952 में पायलट्स ने जेट स्ट्रीम्स पर ध्यान देना शुरू किया। जिस तरह से पैसिफिक ओशियन के ऊपर जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, उसी तरह से यूरोप और यूएसए के इस सफर में अटलांटिक ओशियन में भी जेट स्ट्रीम्स मौजूद होती हैं। तो इसीलिए उस दौरान पायलट्स ने जानबूझ के अपने प्लेन्स को जेट स्ट्रीम्स के अंदर फंसाया, क्योंकि 250 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली विंड्स जहाज को आगे की तरफ ढकेलती हैं, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड बढ़ जाती है। और इसी तरह पायलट्स को अगर वापस यूरोप से यूएसए आना होगा तो वो दूसरा कोई भी रूट तय कर लेंगे, लेकिन जेट स्ट्रीम्स की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि तब ये हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, जिसकी वजह से प्लेन को ट्रेवल करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब काफी सारे पायलट ईस्ट की तरफ जाने के लिए इन्हीं जेट स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन अब दिक्कत आ रही थी जेट स्ट्रीम्स में बढ़ने वाले ट्रैफिक की, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते थे।
अब ये काम ATC का होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, कि वो वेदर के हिसाब से एयरप्लेन्स का रूट तय करें ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। और ये तो हम सबको पता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बिल्डिंग्स के ऊपर लगे रडार की मदद से ही ATC ये काम कर पाता है, क्योंकि ATC इन्हीं की वजह से जहाज की लोकेशन, उनके रूट और वहाँ पर वेदर के बारे में पता लगा पाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ये रडार्स की रेंज केवल 128 किलोमीटर की होती है, यानी न्यूयॉर्क के ATC रडार का रेंज केवल इसी सर्कल जितना है जिसका रेडियस 128 किलोमीटर का है। जब जहाज इस रेडियस को पार कर जाएगा तो वो रडार से गायब हो जाएगा। लेकिन इसके आगे के लोकेशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? और वैसे भी हमारे ओशियंस तो हजारों किलोमीटर्स में फैले हुए हैं और जहाज अपनी लोकेशन को हर 14 मिनट में सैटेलाइट्स या हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए ATC रडार्स को भेजते रहते हैं। लेकिन इन 14 मिनट में तो कोई भी घटना हो सकती है ना, इसीलिए साल 2065 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको नाम दिया गया नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम, जिसे नेट OTS भी कहा जाता है। इस सिस्टम में US से यूरोप जाने वाले फ्लाइट्स के मल्टीपल रूट्स बनाए गए थे, जिसको 4 अलग अलग ATC सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। न्यूयॉर्क वाला इस पार्ट को कवर करता है और कनाडा का ग्रैंडर इस पार्ट को डिटेक्ट करता है, एंड सेंटा मैरियर ओशियन कंट्रोल इस पार्ट को कंट्रोल करता है और शैंगविच ओशियन कंट्रोल इस नॉर्दर्न पार्ट को। नेट OTS के टोटल 6 रूट्स हैं, जिनके नाम नेट A से लेकर नेट F तक है, और इनमें से एक रूट पायलट्स को एलोकेट कर दिया जाता है, और अगर ट्रेवल करने के दौरान किसी एक रूट पर ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो उन्हें एक दूसरे ट्रैक पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। और इन रूट्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ट्रैफिक भी ना बढ़े और पायलट जेट टाइड्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए वेदर सैटेलाइट से इनकी लोकेशन को पता किया जाता है और उसी हिसाब से रूट को डिजाइन किया जाता है। और अगर लाइव विंड मैप में देखा जाए तो राइट साइड में यूरोप है और लेफ्ट साइड में USA है और बीच का ये सारा पोर्शन अटलांटिक ओशियन है। और अगर सी लेवल पर देखा जाए तो अटलांटिक ओशियन में 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही है। और ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जेट स्ट्रीम सी है जो कि यूरोप से लेकर USA तक फैल रही है। और नेट OTS के 6 के 6 रूट इन्हीं के अंदर ही बनाए जाएंगे, ताकि अगर जहाज की लोकेशन ATC को 10 से 15 मिनट तक ना भी मिले तो भी वो ऑटो पायलट मोड के जरिए अपने एल्टीट्यूड और लाइटिट्यूड को मेंटेन रख सकें। और यही वजह है कि यूरोप से USA जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स इसी रूट को फॉलो करती हैं, ताकि वो जेट स्ट्रीम्स का भरपूर एडवांटेज ले पाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।